अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अली शहराज भट्ट जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं समुंदरी बार के। आए इनसे बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एफआईआर और एफआईआर के अंदराज से जुड़े हुए मसाइल। कैसे हैं अली शहराज भट्ट साहब? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। करम है अल्लाह का। अली शहराज भट्ट साहब, मुझे आप ये बताएं, आम आदमी जब एक एप्लीकेशन लेकर थाने में जाता है एप्लीकेशन जमा करवाने के लिए, जी जी। तो उसका क्या तरीकाकार है और उसमें उसे क्या क्या मसाइल आ सकते हैं? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जनाब इसमें भुट्टा साहब एफआईआर के लिए आपको सबसे पहले अपना थाना सेलेक्ट करना है कि आपके करीबी थाना कौन सा है। ठीक है, उसके बाद आप एक रिटन फॉर्म में एक एप्लीकेशन लेके जाते हैं जो कि आप उसको फ्रंट डेस्क पे सबमिट करवाते हैं। उसके बाद डिफरेंट किस्म के इसमें जो जुराइम होते हैं उसकी जो आईजी साहब हैं उन्होंने टैग अपना डेडलाइन दी हुई है कि कौन से जुराइम है वो कितनी देर में आपने उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड करनी है। तो मुख्तलिफ जो जुराइम है उसके हिसाब से कुछ 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस पाबंद है आपकी एफआईआर दर्ज करने के लिए, और कुछ को 5 दिन और कुछ के लिए 3 दिन। जी अली शहराज भट्ट साहब, जब एक कोई भी आम आदमी जो है एप्लीकेशन लेकर फ्रंट डेस्क के ऊपर जाता है, या तो पिछले दिनों में एक बड़ी ही वीडियो वायरल हुई थी, शायद आपने देखी भी हो, कि उसमें जब एप्लीकेशन के लिए वो जाता है तो वो फ्रंट डेस्क पे पैसे निकाल कर बंदा ऑफर करता है फ्रंट डेस्क वाले को, तो या वो हंसने लग जाता है कि भाईजान ये पैसे नहीं देने, क्योंकि थाने कल्चर का एक कॉन्सेप्ट बन चुका है कि शायद वहाँ पर पैसों के बगैर काम नहीं होता। तो आप क्या समझते हैं कि क्या थाने में पैसे देने पड़ते हैं या नहीं? ये देखें जी, बड़ा ये मैं तो समझता हूँ कि ये दर्दनाक हमारे माशरे के लिए ये अलमिया है कि जो आम आवाम है उस तक जो पुलिस का मैसेज है वो इस तरह का गया हुआ है। लेकिन अभी हमारी पुलिस जो कि बहुत एडवांस हो चुकी है और इसमें बहुत शौर आ चुका हुआ है, तो वो जो एक ले मैन है वो पहले ही डरा होता है इस मामलात में। तो वो समझता है कि जैसे कि पहले पुलिस थी वैसे ही पहले जैसे एफआईआर होती थी, पहले फ्रंट डेस्क मौजूद नहीं होते थे, तो जो एसएचओ होता था या जो भी तफ्तीशी ऑफिसर होता था या जो कि थाने का मर्र होता था वो जो साइलिन से डिमांड करते थे मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो वो इसी तरह बुज़ुर्ग होंगे कोई, तो उन्होंने वही तरीका देखा होगा कि ये भी फ्रंट डेस्क पे उसी तरह। लेकिन इस तरह अभी इस तरह कोई चीज़ भी जो मेरे इल्म में नहीं है कि इस तरह होता हो। थाने जो भी थाने या पुलिस स्टेशन है अभी बहुत एडवांस हो चुके हैं और बहुत बाशऊर हो चुके हुए हैं। अली शहराज भट्ट साहब, अगर कोई भी आम आदमी एप्लीकेशन लेकर फ्रंट डेस्क पे गया है, फ्रंट डेस्क उसकी एप्लीकेशन लेने से इनकार कर देता है, जी तो वहाँ पर आजकल हमने देखा है कि कैमरा नस्ब है फ्रंट डेस्क पे, जी। तो अगर वो एप्लीकेशन नहीं लेता तो आम शहरी जो है वो क्या कर सकता है? अच्छा, इसमें बड़ी अभी तक जो चीज़ें आ चुकी हुई हैं, अगर अगर आप कोई भी साइल है या कोई जिसके साथ कोई वक़ूआ पेश आ गया बादल ख्वास्ता, तो उसको चाहिए कि अगर फ्रंट डेस्क ऑफिसर उसकी एप्लीकेशन नहीं ले रहा तो सबसे पहले कि उसको 1787 के ऊपर कॉल करनी चाहिए। ओके। तो उसके बाद ये डायरेक्ट आईजी की हेल्पलाइन का नंबर है, तो वो उधर अपनी शिकायत दर्ज करवा के तो वो अपनी दरख्वास्त एप्लीकेशन को आगे सबमिट लेके करवा जा सकता है। सकता है, सबमिट करवा सकता है। एप्लीकेशन जब जमा हो जाती है उसके बाद आपने जैसा कि बताया कि टाइम टेन्योर्स हैं एप्लीकेशन की बेस के ऊपर कि किस नौइयत का वाक़या है, उसके बाद जो इंक्वायरी की जाती है मुलजिम को बुला के, या उसका क्या तरीकाकार है थाने में? देखें जी, सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन जो होती है आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर होती है। एप्लीकेशन देने के बाद जब पुलिस आपकी एफआईआर रजिस्टर कर देती है उसके बाद दोनों पार्टी को कॉल की जाती है, क्योंकि जब एफआईआर किसी भी मुलज़िम के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हो जाती है तो कानून हरकत में आ जाता है। तो कानून पाबंद होता है कि मुलज़िम को पकड़ने, हवालात में बंद करने का, अगर वो आपकी इन्वेस्टिगेशन में आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। तो इसमें दोनों पार्टी को कॉल की जाती है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करवाएं। अली शहराज भट्ट साहब, हम मोस्टली देखते हैं कि अगर किसी बंदे पे एप्लीकेशन सबमिट करवाई जा रही है तो उसके लिए उसका नाम, उसका पता, उसका आईडी कार्ड नंबर, उसका फ़ोन नंबर, क्या ये होना लाजमी है? जी, इसमें एफआईआर में ये चीज़ें मैंडेटरी हैं कि आप जिसके जो एफआईआर में मुद्दई है उसकी तो डाटा अवेलेबल होना चाहिए। अगर बाज़ का जो जराइम पेशा अफराद होते हैं उनका डाटा अवेलेबल नहीं होता तो वो नामालूम अफराद पे भी एफआईआर हो जाती है। ओके।
और कई दफ़ा हम वाक़यात में देखते हैं कि साइलेंट एफआईआर दर्ज कर ली जाती है थाने में। एक बंदे को पता ही नहीं होता कि मेरे ख़िलाफ़ कोई केस फ़ाइल हुआ है या मेरे ऊपर जो है वो इंक्वायरी चल रही है। सडन उस जब वो इश्तिहारी हो जाता है, उसके बाद उसका आईडी कार्ड नंबर वग़ैरह देकर लोग जो हैं वो उसे गिरफ़्तार करवा देते हैं। क्या ये तरीका ठीक है? जी, इस ये तरीका तो ख़ैर इसमें नहीं ठीक। इसमें अभी रिसेंटली मरीम नवाज़ ने बहुत सारी अमेंडमेंट जो कि हमारे सीआरपीसी में लेके आई हैं कि जो भी किसी भी मुलज़म को गिरफ़्तार किया जाएगा, सबसे पहले उसके जो करीबी रिश्तेदार हैं या करीबी दोस्त अहबाब हैं, उनको बताया जाएगा। ओके। तो अभी ये चीज़ें में भी पास हो जाएँ थोड़े दिनों में, तो ये बड़ा खुशाइन बात है जी। ठीक है। अगर किसी के ऊपर एप्लीकेशन सबमिट हुई है, उसके ऊपर एफआईआर का अंदराज हो जाता है, उसके बाद उसे गिरफ्तार करके वो थाने ले जाते हैं और अगर वो अपने लिए कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहता है, वो अपने लिए कानून को जो है वो कानून से मदद लेना चाहता है, तो उसके पास वहाँ पर क्या-क्या राइट्स मौजूद हैं? जी, उसके पास राइट बिल्कुल मौजूद हैं। वो खुद उसके जो अज़ीज़ व अक़ारब हैं उसके लिए वकील अपॉइंट करते हैं जी। और उसके अलावा और भी सारे बेशुमार चीज़ें जो अदालत में जाके वो जब जो रिमांड पेश किया जाता है, तो अदालत को वो दरख्वास्त दे सकता है कि वो उसके लिए कोई वकील अरेंज करे। वकील अरेंज करें। अगर एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो कितनी देर के अंदर उसे अदालत के सामने पेश करना लाज़मी है? इसमें जी आफ्टर अरेस्ट कोई किसी भी मुलज़म को 24 घंटे के अंदर पुलिस ज़िम्मेदार है कि उसको इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। अगर एप्लीकेशन थाने में जमा हो चुकी है, एफआईआर का अंदराज भी हो चुका है, उसके बावजूद अगर थाना इंक्वायरी जो है वो सही तफ्तीश नहीं लिख रहा, बिल्कुल वक़ुआ के मुताबिक नहीं लिख रहा, तो उसके लिए एक साइल जो है वो क्या कर सकता है? अच्छा, इसमें ये इन दोनों में इस मामले में जो आपका क्वेश्चन है कि अगर तफ्तीशी अपनी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर रहा, तो इसमें साइल और जो मुलज़म है, यानी कि मुद्दई और मुलज़म दोनों के लिए रेमेडी मौजूद है। ओके। ठीक है, इसमें जो कि अगर इन्वेस्टिगेशन उसमें कोई यानी कि अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन में यानी कि मेलाफाइड हुआ कोई चीज़ें कर रहा है, मामलात को ऊपर नीचे इन्वेस्टिगेशन में रद्दोबदल कर रहा है, तो वो उसके अपना सबसे पहले तो अपना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको चेंज करवा सकता है। उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन भी बिल्कुल चेंज करवा सकता है। वो भी आरपीओ को एप्लीकेशन दे के, इसमें स्टैंडिंग बोर्ड बैठता है जी, उसमें आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जो कि मुद्दई भी दे सकता है और मुलज़म भी दे सकता है, और अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो मेरिट पे करवा सकता है जी। अगर एक एफआईआर का अंदराज नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए पिटीशन फाइल करनी पड़ती है। जी उसका क्या तरीकाकार है? जी और वो कैसे हो सकती है? क्या उसमें पुलिस के आला अफ़सरान को भी जो है वो कॉपी जमा करवानी पड़ती है या डायरेक्टली आप जो है कोर्ट के पास जा सकते हैं? ठीक है। इसमें अगर पुलिस ऑफिसर या एसएचओ अगर आपकी एफआईआर का इंदराज नहीं कर रहा, तो आप सबसे पहले तो आप सीपीओ को एप्लीकेशन देंगे। ठीक है, आफ्टर यानी कि अगर आप पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन देते हैं, तो उसके 7 डेज़ के साथ ही आपने अपने सीपीओ को भी एप्लीकेशन देनी होती है एफआईआर के इंदराज के लिए। तो अगर दोनों साइड से अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो आप फिर 22 से बी की पिटीशन अपने एडिशनल सेशन जज या फैसलाबाद में सेशन जज बैठता है, तो उसको आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है। थाने में एफआईआर के मुतल्लिक सबसे बड़ा मसला जो अब तक आपने अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में देखा है वो क्या है? एफआईआर के मुतालिक सबसे पहले तो मैंने अपनी लाइफ में अपनी थ्रू आउट जर्नी, वकालत की जर्नी में जो मैंने मसाइल देखे हैं, सबसे पहले तो एफआईआर का अंदराज बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद अगर एफआईआर का सादा बंदे का अगर एफआईआर अंदराज कर भी ले, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन बड़ी उसमें मैनिपुलेट कर दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन में। तो ये चीज़ें तो साल से चलती हुई आ रही हैं, तो इंशाल्लाह भी पुलिस इसमें काम कर रही है, तो बहुत सारे मसाइल जो हल होना शुरू हो गए हैं। एक साइल आम शहरी जब कोई एप्लीकेशन थाने लेकर जाता है, अगर वो सपोज़ किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, झूठा या सच्चा जो भी है, क्या उसको कोई सबूत वहाँ पर जमा करवाना पड़ता है थाने में उसके लिए?
जी डेफिनेटली जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है ना, उसका काम होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, उसने किसी को ये साबित नहीं करना कि ये मुल्ज़म है या ये मुजरिम है या ये गुनाहगार है। जो किसी को भी सज़ा देने का या मुजरिम डिक्लेयर करने का हक़ होता है वो अदालत को या जजेस को होता है। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम होता है ना, वो उसका काम है जस्ट कलेक्शन ऑफ एविडेंस। उसने एविडेंस को कलेक्ट करके मजाज अदालत में पेश करने होते हैं। तो ओके। अदालत उसमें फ़ैसला कर देती है कि इसमें कौन मुजरिम है और कौन बेगुनाह। अली शहराज भट्ट साहब, मैं आपसे एक सवाल जो है वो करना चाहता हूँ, जो कि आपके प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे जो है वो प्रॉपर ज़रा गाइड कर दें कि अगर एफआईआर का अंदराज थाने में नहीं दिया गया तो पिटीशन फाइल होती है, ये भी यस, हमें पता चल गया, वो करने का तरीकाकार क्या है ये भी पता चल गया। ठीक है, अब सवाल ये है कि एक पिटीशन फाइल करने के लिए तो लॉयर की ज़रूरत पड़ती है, डेफिनेटली, जो कि आपका प्रोफेशनली काम है। ये तो अगर किसी ने पिटीशन फाइल करनी हो तो उसके लिए कितने अखराजात जो हैं उसके ऊपर लग सकते हैं, कितने पैसे चाहिए होते हैं इस मामले को डील करने के लिए? देखें ये तो सवाल आपने बड़ा पर्सनल किया है, लेकिन खैर मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि जो एफआईआर के इंदराज के लिए जो आप वकील हायर करते हैं, उसकी जो फ़ीस होती है या उसके अखराजात होते हैं वो वकील की कॉम्पिटेंसी के ऊपर होते हैं। तो ये नहीं आप कह सकते कि इसको फ़िक्स चार्जेस या इसको कहते हैं कि एक दाम वाला हिसाब नहीं है। तो इसमें जो गरीब अवाम है उसके लिए हम बेशुमार दफ़ा रिलैक्सेशन भी देते हैं जी। तो जो हमारे पास आते हैं हम फ़ीस भी लेला भी उनका काम करते हैं जी। लेकिन जो मुखियर हज़रात होते हैं, जो मामलात होते हैं, जो फ़ीस पे कर सकते हैं, तो उनके लिए डेफ़िनेटली हम जो हमारा मेरिट होता है हम उसके ऊपर ही मामलात करते हैं। कहा जाता है कि जब कोई साइल लॉयर के पास या थाने के पास जाता है किसी मसले को लेकर, तो उन्हें पहली दफ़ा में ही पता लग जाता है कि ये गिल्टी है या नहीं, जी डेफ़िनेटली। क्या ये सच्चा है या झूठा है। तो आपकी क्या राय है इस पर? देखें जी, ये तो बड़ी आपने सच्ची बात की है कि हमें, क्योंकि वकील एक साइल की क्लाइंट की। क्लाइंट की समझ आता है फ़ौरन ही कि उसके पीछे उसके दिमाग में क्या चल रहा है या इसके पीछे जो हाथ हैं वो कौन से हैं, क्या वो क्लीन हैंड में अदालत आया कि नहीं। तो ये डेफिनेटली जजेस भी समझ आते हैं, पुलिस ऑफिसर भी समझ आता है और वकील भी समझ आते हैं, क्योंकि हमारा तो काम है कि हम डेली इन चीज़ों के साथ डील करते हैं। अगर कोई साइल आपके पास आता है या और आकर आपको कहता है कि थाने में मेरी एप्लीकेशन जो है वो उसके ऊपर जो है काम नहीं हो रहा, अमल दरामद नहीं हो रहा, तो क्या एज अ लॉयर क्या आपका ये इख्तियार आपके पास मौजूद है? क्या ये आपका बनता है कि आप थाने जाकर उस एप्लीकेशन पे कार्रवाई करें या आप सिर्फ अदालती सहारा लेंगे? जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी भी साइल की या मुद्दई की या किसी भी फ़र्द वाहद की कोई एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी और उस पे काम नहीं हो रहा, तो आप उस एप्लीकेशन को लेके आप सीपीओ के पास जा सकते हैं, आरपीओ के पास जा सकते हैं, उधर एप्लीकेशन स्टैंडिंग बोर्ड में आप जा सकते हैं। तो अगर उधर भी आपका मामला हल नहीं हो रहे तो आप उसको 22A की पिटीशन कर सकते हैं बिफोर इन फ्रंट ऑफ एडिशनल सेशन जज या सेशन जज के। मेरा सवाल आप शायद जो है वो आपको मैं क्लियर नहीं कर पाया। सवाल मेरा ये है कि हम मोस्टली देखते हैं कि किसी एप्लीकेशन को सबमिट करवाने के लिए या तफ्तीश के लिए वहाँ पर साइल के साथ जो है मोस्टली लॉयर्स वहाँ पे थाने में मौजूद होते हैं। ठीक है। क्या लॉयर्स का थाने में मौजूद होना और जाकर तफ्तीश में बैठना ज़रूरी है और क्या ये इनके पास राइट होता है? नहीं, वकील का काम है अपने साइल को, या अगर वो उसका साइल है तो उसको गाइडेंस फ्राहम करना है, लेकिन जो वकील होता है वो इन्वेस्टिगेशन पे असर उसको या असरअंदाज नहीं हो सकता ये किसी जी। सूरत में। जी नाज़रीन, आज हमने आपके साथ जो है एफआईआर के अंदराज और एफआईआर के अंदराज के साथ जुड़े हुए मसाइल जो हैं वो डिस्कस किए हैं और आपको ये भी बताया गया कि साइलेंट एफआईआर जो है उसका क्या असर पड़ता है एक आदमी के ऊपर, किसी भी शहरी के ऊपर क्या असर पड़ता है वो भी आपको बताने की कोशिश की गई। इस तरह की मालूमाती वीडियोस जो कि एक वकील और एक साइल के साथ और थाने के साथ जुड़ी हुई हैं, इस तरह की नई नई वीडियोस लेकर हम आपके साथ जो है वो आपके पास आते रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप हमें वो सवाल कर सकते हैं।
अली शहराज भट्ट साहब हमारे बहुत ही होनहार लॉयर हैं, हमारे दोस्त भी हैं। इनसे हम आपको जो है वो रहनुमाई उस पे जो है वो लेकर दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।